सोचिए, एक शहर का सबसे व्यस्त चौराहा, शाम का वक्त। दुकानें बस बंद ही होने वाली हैं, लोगों की आवाजाही है, और ठीक उसी गहमा गहमी के बीच कुछ ही मिनटों में एक बहुत बड़ी लूट हो जाती है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि फारबिसगंज में हुई एक असल घटना है। और ये घटना सिर्फ एक लूट नहीं है, ये अपने आप में शहर के भरोसे पर एक सीधा हमला है। बिल्कुल। आज हम फारबिसगंज की इसी सनसनीखेज डकैती की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है। सही बात है। और हमारा मकसद सिर्फ खबर को दोहराना नहीं है। नहीं। हम ये समझने भी कोशिश करेंगे कि यह घटना कैसे हुई, अपराधियों का तरीका क्या था। और सबसे जरूरी, इस एक घटना ने पूरे कारोबारी समुदाय में किस तरह का डर पैदा कर दिया है। तो चलिए इस मामले को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले जगह की बात करते हैं। फारबिसगंज का दीनदयाल चौक। सोर्स इसे व्यस्ततम इलाका बता रहा है। हाँ, मतलब शहर का दिल, जहाँ सबसे ज्यादा चहल पहल होती है। और यहीं पर यह केस थोड़ा अलग हो जाता है ना? बिल्कुल। देखिए, ज्यादातर अपराधी क्या करते हैं, वो कोई सुनसान जगह या रात का अंधेरा चुनते हैं ताकि कोई देख ना सके, कोई पहचान ना सके। हाँ, और भागना भी आसान हो। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हुआ। उन्होंने वो जगह चुनी जहाँ शायद सैकड़ों लोग थे। ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। ये जोखिम से ज्यादा एक सोची समझी रणनीति लगती है। इसे आप कह सकते हैं भीड़ में गुमनामी का सिद्धांत। भीड़ में गुमनामी? वो कैसे? जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो हर कोई यही सोचता है कि कोई और कुछ करेगा। एक भ्रम का माहौल बन जाता है। अच्छा। और उसी भ्रम में अपराधियों को गायब होने का मौका मिल जाता है। उनकी हिम्मत इसी बात से आती है कि उन्हें पता है भीड़ देखेगी पर शायद ही कोई रोकेगा। मतलब भीड़ उनके लिए खतरा नहीं, बल्कि एक ढाल की तरह काम कर रही थी। बिल्कुल। और समय भी देखिए, गुरुवार की देर शाम। हाँ, ये वो वक्त होता है जब दुकानदार दिन भर की बिक्री का पैसा समेट रहे होते हैं। मतलब कैश सबसे ज्यादा होता है। ठीक वहीं पर। ये कोई अचानक बनाया गया प्लान नहीं लगता। उन्होंने जरूर कई दिनों तक उस इलाके की रेकी की होगी। ये समझा होगा कि दुकान कब बंद होती है, पुलिस की गश्त कब होती है। और सबसे जरूरी, भागने के लिए सबसे अच्छे रास्ते कौन से। हर कदम बहुत नपातुला था। इससे तो ये साफ है कि ये कोई नौसिखिए नहीं थे। इनके काम करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही बताता है ना? हाँ बिल्कुल। सोर्स कहता है कि अपराधी 3 मोटरसाइकिल पर आए थे, कुल 5 लोग, और सबने नकाब पहने हुए थे। ये सेटअप ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। 5 लोग क्यों? हाँ, ये भी एक सवाल है। क्योंकि काम बटे हुए थे। 1 या 2 बाहर नजर रख रहे होंगे ताकि पुलिस या किसी खतरे की सूचना दे सकें। अच्छा। 1 या 2 ने हथियार दिखाकर दुकान के अंदर लोगों को काबू में किया होगा। और एक मुख्य व्यक्ति होगा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ कैश इकट्ठा करना था। मतलब हर किसी की भूमिका पहले से तय थी। बिल्कुल। और 3 मोटरसाइकिलें। हाँ, एक कार से भागना ज्यादा आसान नहीं होता। शहर के व्यस्त बाजार में बिल्कुल नहीं। कार तो जाम में फंस सकती है। सही बात है। लेकिन मोटरसाइकिलें तंग गलियों से भी निकल सकती हैं। और 3 का मतलब है कि वे अलग अलग दिशाओं में भागे होंगे, ताकि पुलिस को उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाए। एग्जैक्टली। अगर एक पकड़ा भी गया तो बाकी निकल जाएंगे। ये एक क्लासिक एस्केप स्ट्रैटेजी है। और जिस तरह से उन्होंने लूट को अंजाम दिया, सोर्स कहता है कोई तोड़फोड़ या हाथापाई नहीं हुई। वे आए, हथियार दिखाए और सीधे कैश काउंटर पर गए। निशाना सिर्फ पैसा था, पूरे 9 लाख रुपए। इसे अपराध की भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं। उनका मकसद था दहशत फैलाना और कम से कम समय में काम पूरा करना। हिंसा करने से शायद मामला बिगड़ सकता था। समय भी ज्यादा लगता और पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता। उनका अनुशासन देखिए, वे सिर्फ कैश के लिए आए थे और सिर्फ कैश लेकर ही गए। और ये सब सिर्फ 4 से 5 मिनट में हो गया। जी। यकीन करना भी मुश्किल है। इतनी देर में तो शायद कोई ठीक से समझ भी नहीं पाया होगा कि हो क्या रहा है। और यही तो उनकी योजना का सबसे अहम हिस्सा था। जब तक लोग सदमे से बाहर आते, पुलिस को खबर करते, तब तक वे शहर की हदों से बहुत दूर जा चुके होते। तो अपराधी तो भाग गए, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सुराग छोड़ गए, सीसीटीवी फुटेज। हाँ, जो आज के समय में हर जांच की रीढ़ है। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है, पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब फुटेज खंगाल रही है। तो इसका मतलब केस सुलझाना आसान हो जाएगा। काश ये इतना सीधा होता। देखिए, सीसीटीवी फुटेज जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। मतलब ये एक 2-धारी तलवार की तरह है। 2-धारी तलवार? वो कैसे?
एक तरफ तो इससे सुराग मिलेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो ये पुलिस के लिए सोने की खान है। फुटेज से उन्हें अपराधियों की कद काठी, उनके कपड़े, चलने का ढंग, ये सब पता चलेगा। मोटरसाइकिलों के मॉडल और रंग भी दिख सकते हैं। सही बात है। और अवधेश शहर में लगे दूसरे कैमरों की मदद से उनके आने और जाने का पूरा रास्ता मैप कर सकते हैं। ये जानना बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो फिर इसका दूसरा पहलू क्या है जो ज्यादा खतरनाक है? दूसरा पहलू ये है जो ज्यादा चिंताजनक है कि इन अपराधियों को पता था कि वहां कैमरे लगे हैं, फिर भी वे बेखौफ थे। अच्छा। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। नकाब पहनना सिर्फ पहचान छिपाने के लिए नहीं था, ये चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर को बेकार करने के लिए था। हो सकता है मोटरसाइकिलें भी चोरी की हों या उन पर नकली नंबर प्लेट हो। बिल्कुल। मतलब उन्हें सिस्टम की कमजोरियों का पता है। उन्हें पता है कि सिर्फ फुटेज होने से कुछ नहीं होता, जब तक उस फुटेज में दिख रहे धुंधले चेहरे को किसी असल इंसान से न जोड़ा जा सके। तो पुलिस का काम फुटेज मिलने के बाद असल में शुरू होता है। हाँ, उन्हें अब डिजिटल सुरागों को जमीनी जानकारी से जोड़ना होगा। जमीनी जानकारी मतलब? जैसे पुराने मुखबिरों का नेटवर्क। बिल्कुल। पुलिस अब सेल टावर डेटा खंगालेगी। वे देखेंगे कि घटना के समय उस इलाके में कौन से नए या संदिग्ध मोबाइल नंबर एक्टिव थे। वे अपने मुखबिरों के नेटवर्क को सक्रिय करेंगे। तो ये डिजिटल और पारंपरिक पुलिसिंग का एक मिला-जुला प्रयास होगा। सही कहा। फुटेज अहम है, पर वो पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। ये तो वाकई एक बड़ी चुनौती है। और जब तक ये अपराधी पकड़े नहीं जाते, इस घटना का असर तो बना रहेगा। सोर्स में एक लाइन है जो मुझे लगता है इस पूरी घटना का सार है। कौन सी? इस घटना को लेकर व्यवसायियों में भय व्याप्त है। ये सिर्फ 9 लाख का नुकसान नहीं है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। असली नुकसान पैसे का नहीं, भरोसे का हुआ है। भरोसे का? हाँ, समझिए, एक कारोबारी समुदाय एक आपसी विश्वास पर चलता है। उन्हें लगता है कि वे एक सुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं। जब शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में ऐसी घटना होती है तो वो विश्वास टूट जाता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला है। बिल्कुल। अब हर दुकानदार शाम को अपनी दुकान बंद करते हुए थोड़ा डरेगा। शायद हर नए ग्राहक को शक की नजर से देखेगा। इसका असर तो उनके रोजमर्रा के काम पर भी पड़ेगा। बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब एक डर का माहौल बन जाएगा। हो सकता है दुकानदार अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करने लगें, नए कैमरे लगवाएं, गार्ड रखें, जिससे उनका खर्च बढ़ेगा। हाँ, और हो सकता है वे शाम को जल्दी दुकानें बंद करने लगें, जिससे उनका व्यापार घटेगा। ग्राहक भी शायद देर शाम उस बाजार में जाने से कतराने लगेंगे। ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक घटना पूरे बाजार की रौनक को खत्म कर सकती है। बिल्कुल। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है। इसका लक्ष्य सिर्फ पैसा लूटना नहीं, बल्कि एक समुदाय की आर्थिक गतिविधियों को बाधित करना और उनमें खौफ पैदा करना है। और जो भरोसा और शांति लूटी गई है, उसे वापस लाने में महीनों, शायद सालों लग सकते हैं। हर कोई अब असुरक्षित महसूस करेगा। ये इस अपराध का सबसे बड़ा और दुखद परिणाम है। तो आज हमने फारबिसगंज के इस डकैती की घटना को सिर्फ एक खबर की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े पैटर्न के हिस्से के तौर पर देखा। हाँ, हम एक व्यस्त चौराहे पर कुछ ही मिनटों में एक पूरी तरह से योजना बनाकर की गई लूट। ये किसी आम चोर उचक्के का काम तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, ये एक पेशेवर और शायद अंतर्राज्यिक गिरोह की कार्रवाई जैसा लगता है। हमने देखा कि कैसे अपराधियों ने जगह, समय और तरीके का चुनाव बहुत बारीकी से किया। वे अपने पीछे सीसीटीवी फुटेज जैसे डिजिटल सुराग तो छोड़ गए, लेकिन शायद इस आत्मविश्वास के साथ कि उन तक पहुंचना आसान नहीं होगा। पुलिस के सामने अब एक मुश्किल चुनौती है और शहर के व्यापारियों के मन में एक गहरा डर बैठ गया है। और ये डर शायद पैसों के नुकसान से भी कहीं बड़ा है, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा की भावना से जुड़ा है। अंत में इस तरह की घटनाएं हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। और वो सवाल क्या है? सवाल सिर्फ इन अपराधियों को पकड़ने का नहीं है,